गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 23 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर से हमने आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने आपकी 6 फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी। नेक्स्ट आज हम आपकी 7th फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज योर 7th फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड्स का होता है। ठीक है, सॉलिड आपके मेल्ट हो गए, सपोज आपकी आइस है, आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो कोई भी सॉलिड की बात होती है यहाँ पे जहां हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग हम हमेशा सॉलिड्स का लेते हैं। तो सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट साइज पे डिपेंड करता है एंड देन आपका पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट हम बॉइल किसको करते हैं? लिक्विड्स को करते हैं। ठीक है, तो वहां आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स आपके ऑलरेडी एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो लिक्विड के केस में हम बॉइलिंग लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट टोटली आपका डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पहले देखते हैं तो देखो अगर साइज छोटा है तो क्या होगा? साइज छोटा दैट मीन्स उसके अराउंड कम एटम आ पाएंगे, दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी मतलब ज्यादा एटम पैक नहीं होंगे, ज्यादा एटम एक दूसरे के क्लोजली लिंक करके एक पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। इस वजह से पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, दैट मीन्स आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। नेक्स्ट अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग आपका डिपेंड करता है टोटली साइज ऑफ एटम पे। ठीक है, तो मान लो यहां मैंने एक छोटा एटम लिया है, ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। सेवन इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, ये आपका मैंने एक छोटा एटम लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहां पे मैं एक बड़ा एटम लेती हूं, तो ये न्यूक्लियस है, देन इट्स फर्स्ट सेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स आपके बड़े एटम में जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और इन सभी शेल में क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फिल है। तो नंबर मत देखना कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो। सब में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, तो ये आपका लार्ज साइज एटम है और ये आपका स्मॉल साइज एटम है। तो आपका लार्ज साइज एटम क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस देखो आप देख सकते हो लार्ज साइज एटम में क्या है? न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेप्थ में आ गया है, यानी कि क्या हो गया है? न्यूक्लियस इन शेल से शील्ड हो गया है, दैट मीन्स वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या नहीं लगा पाएगा? अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। रेदर अगर हम इसकी बात करें तो देखो न्यूक्लियस फुली एक्सपोज्ड है, फर्स्ट शेल एंड देन सेकंड शेल। तो आपका क्या है? न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टोटली अपने कब्जे में रखेगा, फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखेगा इसके ऊपर। ठीक है, साथ के साथ क्या करेगा? ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि आपका एटम का साइज बड़ा है और न्यूक्लियस डेप्थ में हो गया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है, टाइटली उनको होल्ड नहीं कर पा रहा, इसीलिए बड़ा साइज एटम हमेशा क्या हो जाता है? आपका पोलराइज हो जाता है। जैसे ही वो दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है, छोटे एटम के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या होती है? पोलराइज होने की एबिलिटी होती है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? पोलराइजेशन हो गया है।
ठीक है। तो आपका जैसे ही पोलराइजेशन होगा, मतलब आपका बड़ा एटम पोलराइज हो गया है, पोलराइज होके ये क्या करेगा, छोटा एटम को अब इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोलराइज होके क्या कर रहा है आपका वंडरवाल फोर्स, जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे ही इनके बीच में फ्रेंडशिप होगी तो क्या होगा, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होने की उसकी एबिलिटी, और उतना ही ज्यादा वो वंडरवाल फोर्स लगा के एटम्स को अपने अराउंड बॉन्डेड कर लेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसी टाइप के आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनके अराउंड क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे। तो इनको आपको अगर बॉयल करना है, ठीक है, मैं लिक्विड की बात कर रही हूं, अगर आपको बॉयल करना है, ठीक है, बॉयल कब होगा, जब ये एटम, एक छोटा एटम और बड़े एटम के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तभी तो क्या होगा, ये बॉन्ड सेपरेट होते ही आपके एटम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉयल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस केस में, क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा है, इस एटम में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगा के ये छोटे एटम्स को अपने अराउंड बाउंड कर रहा है। दैट मींस उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको इन एटम्स को, क्योंकि ये बाउंडेड हो गए, तो इनको आपको बॉयल करके, क्योंकि लिक्विड है, बॉयल करके आपको गैसियस में कन्वर्ट करना है, गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में बॉन्ड जो है उसको तोड़ना पड़ेगा थ्रू टेम्परेचर, ठीक है। तो जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। पोलराइजेशन मींस एबिलिटी टू पोलराइज, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। डोनेट मींस ऐसा नहीं है कंप्लीट, थोड़े से खिसका देगा, ठीक है, थोड़ा सा लालच देगा आने वाले एटम्स को। तो ये ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के एटम्स को अपने अराउंड बॉन्डेड करेगा, और जितने ज्यादा एटम अराउंड बॉन्ड होंगे उतना ही आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और एटम्स को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा, एज द साइज इंक्रीज, या यहां लिख देती हूं मैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज आपका इंक्रीज होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना है। अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा दैट मीन्स आपका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा, ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगाएगा, और वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो गया दैट मीन्स आपका क्या है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, मोर विल बी द boiling point, or you can say it as more will be the temperature required to dissociate these type of molecule, to convert these molecule into a gaseous atom, ठीक है। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी मतलब पोलराइज हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देने के लिए तैयार हो रहा है, तो दूसरे एटम आएंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अदर एटम इसके अराउंड बॉन्ड होंगे, और जितने ज्यादा एटम बॉन्ड होंगे उतना ही आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन एटम्स को, इन बॉन्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ताकि ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ ट्रेंड देखें तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखो किसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है सबसे ज्यादा आयोडीन का I2, देन योर ब्रोमीन Br2, देन योर क्लोरीन, एंड लास्ट में आपका F2, ठीक है बेटा। अब अगर बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी यही रहेगा, क्योंकि देखो साइज आपका बड़ा है, यानी कि ज्यादा एटम इसके अराउंड आके पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा एटम्स इसके अराउंड पैक होंगे, दैट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और एक और चीज यहाँ पे फ्लोरीन की मैं आपको बताना चाहूंगी, मान लो फ्लोरीन का एक एटम ये है,
फ्लोरीन का 2 एटम ये है, ठीक है, ये एटम बॉन्ड है। दूसरे जो आ रहे हैं इसी टाइप का आपका मॉलिक्यूल मान लो इसके कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है, ज्वाइन होने के लिए, तो क्या है, क्योंकि साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये पास पास आने की वजह से क्या हो गया है, न्यूक्लियस जो है दोनों का ही वेल एक्सपोज है, तो इनमें क्या होगी, न्यूक्लियर रिपल्शन होगी। साथ ही साथ साइज छोटा है, दैट मीन्स पास पास आने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगी। तो 2 रिपल्शन के कारण वैसे भी इसका बॉन्ड जो है आपका F2 जो है ज्यादा आपका हाई मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ आपके 2 रिपल्शन फोर्स लग रहे हैं। पहला आपका न्यूक्लियर रिपल्शन लगेगा और दूसरा आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगेगा। ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, इसीलिए इसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा एटम्स को अपने अराउंड नहीं ला सकता। क्यों, क्योंकि देखो फ्लोरीन F2 है, दूसरा F2 मॉलिक्यूल आएगा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, तो जैसे ही पास पास आएंगे इनका न्यूक्लियस ज्यादा डेप्थ में नहीं है, फुली एक्सपोज है, एक दूसरे को फेस टू फेस करेंगे, तो इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से न्यूक्लियर रिपल्शन भी होगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगा। इस वजह से ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन के स्टेबल नहीं हो पाते, ऑलरेडी 2 टाइप के रिपल्शन की वजह से वो पहले ही ब्रेक होना चाहते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का F2 का सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज योर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो देखो, तो अगर हम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज योर नॉन मेटल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, देन आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बड़े एटम्स के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी डिक्रीज हो रही है। दैट मींस आपका आपका एटम बड़ा है, आपकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट मींस ये आपके जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज होते ही आपके जो एटम है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, दे कैन easily donates their valence shell electron, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डोनेट कर देंगे, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट आपका कौन करता है, मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी किस में होती है, मेटल्स में होती है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एज वी मूव डाउन या गो डाउन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, दैट मींस आपके ऐसे एटम जिनका साइज बड़ा है उनका न्यूक्लियस डेप्थ में होता है, न्यूक्लियस डेप्थ में है और उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो गए हैं, उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा, रिपल्शन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट है, बहुत ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं वो, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसमें से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। कोई भी ऐसा एटम आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो आसानी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एटम जिनका साइज बड़ा होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनमें मेटालिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि मेटल्स ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। दैट मींस जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, हेलोजन फैमिली में आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है,
दैट मीन्स डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ ट्रेंड देखें आपका, तो देखो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट में सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसमें, आयोडीन में, साइज सबसे बड़ा है। इवन आपका ये आयोडीन है तो नॉन मेटल, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें से कोई भी आपका मेटल नहीं है, सारे प्रिसाइजली नॉन मेटल ही है। बट अगर हम बात करें कि मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है और किसमें कम, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उनकी साइज छोटा है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को तो टाइटली ग्रैब करके रखेगा ही, साथ ही साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन से, आने वाले एटम से भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, आयोडीन आपका रखा तो नॉन मेटल में है, बट यहाँ पे इसकी दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो कि मेटल से रिजेंबल करते हैं। कैसे, आयोडीन जो है आपका I2 फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ इसमें मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर मींस चमक। ठीक है, जैसे मेटल्स में चमक होती है, गोल्ड में, सिल्वर में, आपकी प्लेटिनम में, आपका क्या बोलते हैं, हम बात करें आपकी जैसे आपका एल्यूमिनियम में, इनमें चमक होती है, ऐसे ही I2 सॉलिड फॉर्म में होता है मेटल्स की तरह, और उसमें भी मेटालिक लस्टर होता है, बट फिर भी वो क्या है, एक्सेप्शनली नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉन मेटल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट अगर बात करें, योर नाइन्थ प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो सबसे पहले आपका फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, देन आपका आयोडीन, ब्रोमीन एंड लास्ट में आपका आयोडीन। तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, फिजिकली ये आपका क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो बेटा फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है दोनों ही आपके गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में, ब्रोमीन वाटर आपने सुना होगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आपका आयोडीन जो है, अभी मैंने बताया था I2 किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके पीछे अगर कोई रीजन पूछता है कि आपका आयोडीन जो है सॉलिड क्यों है, या हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आपका जो है पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड क्यों आ रहे हैं, तो बेटा जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, एटॉमिक रेडियस दैट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होने की वजह से, अभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बताया था मैंने, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगा के अदर एटम्स को अपने अराउंड ला सकता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा दैट मींस ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साउंड अराउंड आ गए हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड्स का। ठीक है, गैस का सबसे कम होता है, देन उससे ज्यादा लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा सॉलिड्स का होता है। ठीक है, तो आपके पहले दो आपके गैसियस फॉर्म में, नेक्स्ट ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम आपके 10th प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो, तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द 1 मोल बॉन्ड। ठीक है, 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है या जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन साइज, डिपेंड्स ऑन, नीचे लिख देते हो पहला साइज। अगर साइज छोटा होगा यानी कि अगर साइज आपका डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
होगी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आपका ज्यादा एक्सपोज्ड रहेगा। छोटे साइज एटम में न्यूक्लियस जो है इतना डेप्थ में नहीं होता, एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है। और फोर्थ अगर बात करें तो उतनी ही ज्यादा साइज छोटा है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट मींस आपका क्या होगा? हायर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायर, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड बिटवीन द आइटम्स, देयरफॉर हायर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate the bond between atom, to dissociate the bond, ठीक है। तो आपको अगर आपका एटम का साइज छोटा है, यानी कि अगर एटम आपके जो दो आपस में जुड़ रहे हैं उनका साइज अगर छोटा है, दैट मींस क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, दोनों ही साइज में छोटे हैं, तो इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस आपका क्या है? बॉन्ड जो होगा एटम्स के बीच में स्ट्रांग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रांग बनने से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हम कह सकते हैं हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी आप इसको दोगे ब्रेक करने के लिए, देन क्लोरीन को, देन ब्रोमीन को, देन आयोडीन को, ठीक है। ये ट्रेंड आपका होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ट्रेंड आपका क्या है? ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखना। ट्रेंड आपका क्या है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, एंड देन F2 की, ठीक है। ट्रेंड आपका ओरिजिनली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है आपका, उसको आपको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देन ब्रोमीन और आयोडीन तो आपको पता है सबसे बड़ा साइज का होता है, तो क्या करेगा? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, आयोडीन और आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वीक होगी, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी देते ही वैसे भी आयोडीन डिसोसिएट हो जाएंगे। तो एक्सेप्शनल केस आपका यहाँ आ रहा है कि फ्लोरीन एक्चुअली आना यहाँ चाहिए था, बट इसको सबसे पीछे क्यों रख दिया है? क्योंकि अभी हमने आपका पढ़ा बॉन्ड डिसोसिएशन डिपेंड कर रही है साइज पे। अगर साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। तो छोटा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट मींस उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। बट फ्लोरीन सबसे छोटा होते हुए भी सबसे वीक बॉन्ड बनाता है, ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसीलिए है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मान लो ये फ्लोरीन है, एटम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है। देन आपका नेक्स्ट न्यूक्लियस दूसरे फ्लोरीन का फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 इसमें। तो ये क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये दोनों साइज में छोटे हैं, दैट मीन्स इनका जो न्यूक्लियस है वो इतनी डेप्थ में प्रेजेंट नहीं है आयोडीन की तरह। न्यूक्लियस वेल एक्सपोज रहेगा, तो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जैसे ही ये पास आएंगे बेटा, साइज छोटा होने की वजह से एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा पास आ गया है। तो यहाँ क्या होगा? साथ के साथ न्यूक्लियस भी डेप्थ में नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ 2 टाइप की रिपल्शन होगी। पहली आपकी होगी न्यूक्लियर रिपल्शन,
और दूसरी आपकी होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, ये दो आपकी रिपल्शन होगी। इन दोनों रिपल्शन की वजह से F2 बॉन्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, आसानी से टूट जाता है। दोनों में रिपल्शन है। ये हालांकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, बट जैसे ही ये पास पास आए न्यूक्लियस भी बिल्कुल पास पास हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस आपका एक्सपोज्ड है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, तो न्यूक्लियस भी पास पास आ गए, इलेक्ट्रॉन भी पास पास आ गए। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिपल्शन भी हो रहा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक भी रिपल्शन हो रहा है। दोनों रिपल्शन के कारण जो F2 बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, इजिली टूट जाता है। इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती उनके बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए। तो लीस्ट एनर्जी किसके लिए होगी? F2 के लिए। और मैं आपको बता दूं F2 जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। वो हम आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काम आएगा, वहां देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ ये एक्सेप्शनल केस है कि हालांकि आपका साइज पे तो डिपेंड करता ही है, साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्टिव होगा क्योंकि न्यूक्लियस डेप्थ में नहीं होगा, फुली एक्सपोज्ड होगा। बट फ्लोरीन के केस में क्योंकि आपका क्या है, कुछ ज्यादा ही छोटा साइज है, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पास आ गए हैं, तो न्यूक्लियर रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस अगर डेप्थ में होता तो काम चल भी जाता, बट न्यूक्लियस भी आपका फुली एक्सपोज है, इलेक्ट्रॉन भी है और छोटा साइज वैसे हो गया है, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा पास आ गए और इलेक्ट्रॉन भी पास हो गए। तो दो टाइप की रिपल्शन की वजह से F2 बॉन्ड ऑलरेडी आपका वीक बॉन्ड होता है और उसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की हो गई। नेक्स्ट आपकी लास्ट 11th प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द कलर। ठीक है, ये कलर वाली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, इसलिए उसको आपको ध्यान से देखना है। देखो तो बेटा अगर हम कलर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नीट और जेई के लिए। ठीक है, काफी बार कलर पूछ लेते हैं कि आपका मान लो F2 का कलर ये है और आप बताओ कि कौन सा इसने एब्जॉर्ब किया होगा, कौन सा एमिट किया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कलर की बात कर ले तो फ्लोरीन F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2, Br2 एंड I2। तो फ्लोरीन का कलर आपका पेल येलो होता है, F2 गैस का कलर पेल येलो। क्लोरीन गैस का कलर आपका येलोइश ग्रीन होता है, मींस ज्यादातर तो यहाँ पे आपका ग्रीनिश ही दिखता है। ठीक है, येलोइश, लाइट येलोइश दिखता है बट ज्यादा ग्रीन ही दिखता है। ठीक है, ग्रीनिश ही अपीयरेंस होती है। ब्रोमीन की अगर बात करें, ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन होता है। और नेक्स्ट अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपका प्योरली वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ये कलर हमें पता चल गया, ये तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हो। बट बात आई है ये कलर शो क्यों कर रहे हैं। आपकी ये जो हेलोजन फैमिली है, इससे पहले तो हमने आपके कलर देखे नहीं, तो हेलोजन फैमिली जो है वो कलर शो क्यों कर रही है, ये एक्सप्लेन किया आपका एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो अगर एमओटी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करें, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें, तो देखो आपका मान लो हम फ्लोरीन ले लेते हैं, तो आपका एक फ्लोरीन यहाँ है, दूसरा फ्लोरीन आपका ये है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते, तो सिर्फ हम वैलेंस शेल लेंगे, अंदर वाले शेल कोई काम के नहीं होते। तो ये आपका क्या होगा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका सिग्मा 2s, ये आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, टोटल 4, तो 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, P आएगा, ये इसका P और ये इसका P। ठीक है, ये आपका 2px 2py एंड 2pz। दिस इज योर 2px 2py
2pz। ठीक है, तो यहां पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसमें भी 5 होंगे। सबसे नीचे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 2pz। देन आपकी पाई 2px, पाई 2py, देन आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी होती है सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर हम p ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं बेटा, तो p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेटा आपकी एमओटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ये जो आपके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2pyz में जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन आपके विजिबल रेंज से विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और आपके सिग्मा स्टार 2pz में आपके एक्साइट होके वहां जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कलरेशन क्यों है वो समझो कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से विजिबल रेंज से आपकी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी, क्योंकि विजिबल रेंज से रेडिएशन एब्जॉर्ब की यानी कि उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। एनर्जी ज्यादा होते ही ये आपके हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। अब आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है, तो आपका क्या करते हैं? जब ये वापस आते हैं, मतलब डी एक्साइटेशन जब होती है, जब ये यहाँ से वापस आते हैं, वापस अपने वैलेंस शेल में आते हैं, तो यहाँ से आपकी रेडिएशन को एमिट करते हुए आते हैं। क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या की थी? विजिबल रेंज से लाइट में से एनर्जी गेन की थी, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, दैट मींस इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तभी तो ये एक्साइट हो गए। वापस आते टाइम ये वापस आ रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट करते हुए आएंगे, रिलीज द एनर्जी, और वी कैन से इट एज एमिट द एनर्जी। और इस एनर्जी ये जो आपकी रिलीज कर रहे हैं, इसके वजह से आपको कलर नजर आ रहा है। ठीक है, जिस कलर की रिलीज करेंगे, जिस कलर की रेडिएशन रिलीज करेंगे, वही कलर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, फ्लोरीन जो है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस आते टाइम, फ्लोरीन में जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये विजिबल रेंज से एनर्जी लेंगे, मतलब विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे, और एक्साइटेड से जब वापस आएंगे तो उस एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करते हुए आएंगे। पेल येलो कलर की रेडिएशन वो रिलीज करेंगे, इसीलिए वो हमें पेल येलो दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन क्या है? कैसी लाइट रिलीज करेगी या कैसी एनर्जी रिलीज करेगी? येलोइश ग्रीनिश कलर की रेडिएशन से मीट करेगी। दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व क्लोरीन गैस एज अ येलोइश ग्रीन इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन कलर एमिट करते हुए आएगी, और आपकी आयोडीन जो है वायलेट कलर एमिट करते हुए आएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कलरेशन क्यों है। अब अगर हम बात करें कि कलरेशन तो हमें पता चल गया क्यों है, क्योंकि आपके क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन ने विजिबल रेंज से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुए थे, वो वापस आते टाइम एक्साइटेड लेवल में ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो वापस आते टाइम एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो जो एनर्जी जिस कलर की या लाइट जिस कलर की रिलीज करते हैं, वही कलर हमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कलरेशन का रीजन पता चल गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कलर का, तो चलो ठीक है, रीजन अगर आपसे पूछे कि व्हाई F2 अपीयर एज पेल येलो, तो वो तो आप बता सकते हो, या क्लोरीन गैस अपीयर एज येलोइश ग्रीन, वहां उसका रीजन आप एमओटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलर तो जो रिलीज हो रहा है वो आप लोग देख पा रहे,
वही आप देख पा रहे हो, वही आपको कलर अपीयर हो रहा है। अब अगर बात की जाए कि एब्जॉर्ब कौन सा कलर हो रहा है, यानी कि कौन सी रेंज की, विजिबल रेंज में से कौन सी कलर की रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की, जो एमिट की, वो तो आपको पता चल गया। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक क्या है, इसको मिटा देते हैं। हर जो भी आपका कलर कंपाउंड है वो इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एब्जॉर्ब पूछा है, एमिटेड पूछा है, सारे कलर कंपाउंड के क्वेश्चंस इस ट्रिक से सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो देखो आपकी इसमें क्या है, आपको विबग्योर पता है, रेनबो कलर विजिबल रेंज में ये आपके सातों कलर दिखते हैं, VIBGYOR, ठीक है। अब बेटा वायलेट और इंडिगो जो है दोनों मिक्स कलर होते हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसकी जगह हम वायलेट लिख देंगे, इंडिगो को नहीं लिखेंगे। देन आपका यहां ब्लू लिखो, देन आपका यहां ग्रीन लिखो, देन आपका येलो लिखो, देन आपका ऑरेंज लिखो, देन आपका रेड लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये तो आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए आपको ऐसा कलर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम एब्जॉर्ब की बात करें, कौन सी कलर रेडिएशन इसने विजिबल रेंज में से एब्जॉर्ब की होगी, उसकी अगर बात करें तो देखो पेल येलो मींस येलो कलर रिलीज हुआ है, दैट मींस इससे अपोजिट आपको हमेशा कैसा कलर देखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखना है, ठीक है। जो ये आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अगर येलो ऑब्जर्व हुआ है, ये देखो यहाँ पे अगर वायलेट एब्जॉर्ब हुआ है तो एमिट हमेशा येलो होगा, और अगर येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो वायलेट हमेशा एमिट होगा, ये चीज याद रखनी है। अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो हमेशा ग्रीन एमिट होगा, और अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो रेड एमिट होगा, ठीक है। अगर ब्लू आपका एब्जॉर्ब हुआ है तो ऑरेंज आपका एमिट होगा, और ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो ब्लू कलर एमिट होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ देखो येलो कलर आपका एमिट हुआ है, आपको दिख कैसा रहा है, येलो, दैट मींस ये वाला आपका क्या हुआ है, एमिट हुआ है। तो आपका एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा, वायलेट, ठीक है। यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब हुआ है वायलेट, येलो आपका एमिट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ वायलेट, वायलेट एब्जॉर्ब करके येलो एमिट किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें येलोइश ग्रीन, मैंने आपको कहा था यहाँ ग्रीनिश कलर ज्यादा दिख रहा है, तो ग्रीन कहाँ लिखा है, ये रहा, ग्रीन आपको दिख रहा है यानी कि रिलीज हुआ, तो एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा, रेड एब्जॉर्ब करके ग्रीन एमिट किया है, तो इसका कलर कैसा होगा, रेड एब्जॉर्ब किया इसने। नेक्स्ट अगर ब्रोमीन की बात करें तो रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ज्यादातर बुकों में इसको रेड, डीप रेड कलर बोला है, ठीक है। तो रेड अगर देखें, अगर रेड आपका एमिट हुआ है दैट मींस एब्जॉर्ब कैसा हुआ होगा, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर वायलेट देखें, वायलेट आपका एमिट हुआ, आपको दिख वायलेट रहा है, दैट मींस आपका एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा, येलो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। जितने भी कलर, सिर्फ हेलोजन की बात नहीं है, जितने भी आपके कलर्ड कंपाउंड है सबके क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आपके नीट और जेईई में बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।